नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। आज की चर्चा में जो कि इजराइल ईरान पर हम लोग करने वाले हैं, उसमें हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जल्दी से आप सभी से उन्हें मिलवाएंगे। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद, लेखक निपुण जी हैं। बहुत स्वागत है निपुण जी आपका। और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। पंकज जी भी हमें बताएंगे कि आखिर किस तरीके से इजराइल ने जो अब हमला ईरान पर किया है उसका किस तरीके से जो परिणाम है अब निकलने वाला है, क्योंकि एक बहुत बड़ा हमला इसे माना गया है। 100 फाइटर जेट से हमला और सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया है ईरान के। ईरान बिलबिलाया हुआ है। कुछ मुस्लिम देश भी उसके समर्थन में जरूर आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर अब इस संघर्ष में आगे क्या कुछ होने वाला है, कितना घातक ये संघर्ष होने वाला है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। पंकज जी आपसे ही शुरू करते हैं कि आखिर अब क्या कुछ स्थिति यहां पर बनी हुई है। भारत ने भी, क्योंकि इस बार ये कह दिया है कि संघर्ष को कहीं ना कहीं इसे देखना चाहिए, रोकना चाहिए, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां जो हैं वो तबाह हो रही हैं। देखिए, ये तो हमेशा से भारत का स्टैंड रहा है कि हम युद्ध की नहीं बुद्ध की बात करते हैं। और तमाम अरब देश हो, चाहे ईरान हो, चाहे सऊदी हो, कुवैत हो, कतर हो, मतलब यूएई, माफ कीजिए, तो सबके साथ हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं और ऐतिहासिक भी रहे हैं। तो भारत क्यों चाहेगा कि वो इलाका युद्धग्रस्त हो, ताकि हमारे जो व्यापारिक और सामरिक हित हैं वो प्रभावित हो। लेकिन स्थिति क्या है वो समझिए। एक वीडियो जो कि इजराइल की तरफ से वायरल किया जा रहा है, जिसमें सऊदी अरब का एक सुन्नी शेख इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बधाई दे रहा है, मुबारकबाद दे रहा है। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने लेबनान और ईरान पे हमले किए हैं, रॉकेट दागे हैं, जो भी बमबारी की है। इस पूरे मसले को वेस्टर्न मीडिया या इजराइल इसे शिया सुन्नी विवाद का रंग देने की कोशिश करेगा और इजराइल ये बताएगा कि देखिए, हम जिससे भी लड़ रहे हैं वो शियाज हैं और सुन्नी देश हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे देखिए, वो ये बताएंगे कि सऊदी हमें सपोर्ट कर रहा है, यूएई हमें सपोर्ट कर रहा है, कतर वगैरह। तो जंग जो भी है वो है आर्थिक वजहों से, लेकिन इसे कवर अप दिया जाएगा, जो कवर फायर बोलते हैं उसको। ये मजहबी एंगल इसे दिया जाएगा कि ये शियाओं के खिलाफ, शिया और यहूदियों की लड़ाई है, सुन्नियों का इससे कुछ लेना देना नहीं। और बार बार उस नैरेटिव को ही बताया जा रहा है। अब चूंकि हमारे देश में अगर भारत की बात करेंगे तो यहां तो अजीब स्थिति है। यहां पता चलेगा कि ईरान पे हमला हो, हिजबुल्लाह पे हमला हो, लेबनान पे हमला हो, सारे सुन्नी हो, शिया हो, सब आ जाते हैं सड़कों पे। लेकिन वहां नैरेटिव दूसरा बन रहा है। भारत इस लड़ाई का हिस्सा नहीं है, भारत शांति का हिस्सा है। और ये भारत ने बार बार दिखाया है कि कहीं भी जंग चल रही है, भारत ही एकमात्र ऐसा मुल्क है जो कि दोनों पक्षों से बात कर सकता है और दोनों पक्ष इसकी बात गंभीरता से सुनते हैं। कर सकना अलग बात है, लेकिन सीरियसली लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जेलेंस्की भी मोदी की बात सुन रहे हैं, पुतिन भी सुन रहे हैं, ईरान भी। अभी देखिए ना, ब्रिक्स समिट में आए वो, ईरान भी है और इजराइल भी हमारा। तो हमारे सब हैं। बस झगड़ा करवाने वाले को ये बात शायद जम नहीं रहा है। जो पीछे से सारा कुछ कर रहा है, प्लान कर रहा है, उसका भी अपना मकसद है, उसके भी आर्थिक हित हैं, व्यापारिक हित हैं, जो कि थोड़ा एक्सप्लेन करने में वक्त लग जाएगा कि ये क्यों हो रहा है, हमास ने की टाइमिंग क्या है, ईरान पे हमला क्यों हुआ। इससे कुछ कुछ रिलेट करके देख सकते हैं कि जब 2 ट्विन टावर गिरे तो एक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे इराक को बर्बाद किया गया था और दूसरा बर्बाद किया गया अफगानिस्तान को। अब ये तात्कालिक कारण जो है इजराइल पे हमले को लेके सारे दुश्मनों से एक साथ बदला साधा जा रहा है। हमास को भी बर्बाद किया, लेबनान को भी बर्बाद किया, अल्टीमेटली तो ईरान तक ही आना था ना वो, क्योंकि एक्सिस ऑफ एविल एक शब्द था, ये निपुण जी बढ़िया बता सकेंगे। बुश ने इस्तेमाल किया था 3 देशों के लिए, तो वो तीनों देश निशाने पर हैं। आज या कल देखिए तीनों के साथ यही होगा। कारण कुछ भी हो जाए, तात्कालिक कुछ भी कारण बताया जा सके। बिल्कुल। निपुण जी, जिस तरीके से अब ये भी खबरें आने लगी हैं कि जो खमेनेई हैं वो बीमार चल रहे हैं और उत्तराधिकारी भी कहीं ना कहीं और हो सकता है ईरान का, और इस बीच इजराइल का ये घातक पलटवार जो कि 1 अक्टूबर का बदला ये कहा जा रहा है, और ये भी दोबारा से चेतावनी दे दी गई है कि अगर इसके बाद ईरान कुछ करने की सोच रहा है तो उसको ये चेतावनी है वो गलती ना कर दे दोबारा। देखिए, अटैक हुआ, इजराइल
का ईरान के ऊपर, और जैसा सुनने में आया कि 2 कैजुअलिटी, उनके 2 सोल्जर मारे गए ईरान के। तो मैं जैसा मान रहा था, जो आईडीएफ की ओर से घोषणा थी कि हम ऐसा करेंगे अटैक की दुनिया देखेगी, दुनिया याद रखेगी कि इजराइल ने अटैक किया। तो 2 कैजुअलिटी के बेस पर ये कह देना कि बहुत घातक अटैक था, मैं उसको नहीं मान रहा हूँ कि ऐसा कोई अटैक वो कर पाए। 2-3 बातें इसमें देखने की थी कि रशियंस ने उनको पहले ही इंफॉर्मेशन दी, जैसे कि सूचना आ रही है, और उसके कारण उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना S-300 जो रशिया ने दिया था, एक बरार, उनके पास 367 है, खुद का उनका तैयार किया, जो S-400 की तरह तैयार उन्होंने किया है। उन सबको उन्होंने तेहरान के आसपास, तेहरान में पोस्टेड किया था। तो जो एयरक्राफ्ट 140 अकॉर्डिंग टू IDF की, हमारे जो 140 एयरक्राफ्ट गए थे वो वापस आ गए, यानी कि 140 का नंबर IDF ने अपने डिक्लेरेशन में बताया है। तो वो जो उन्होंने रॉकेट छोड़े या जो मिसाइल्स वगैरह उन्होंने छोड़े, एयरक्राफ्ट ने जाकर वहाँ जो की, तो जो डिफेंस सिस्टम था वो एक्टिव हुआ, जैसे हमारा S-400, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है, कुछ मिसाइल गिरे भी और कुछ आपके आसमान में ही हो गए। दूसरा क्या था कि देखिए, जो अटैक हुआ, वो अटैक हुआ कहाँ पर? अटैक अगर ये ऑयल स्टोरेज पर होता या उनकी एटॉमिक साइट्स पर होता तो वाकई में ये एक बड़ा अटैक माना जाता। लेकिन ये अटैक हुआ कहाँ पर? उनकी जो मिसाइल बनाने की जो उनकी पूरी फैक्ट्री थी, उनके ऊपर अटैक किया गया, और साथ ही जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था, उनको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास इजराइल की ओर से हुआ। यह बात जरूर है कि हम ये मान के चल रहे थे कि 3 तरीके से अटैक हो सकता था। एक तो था ड्रोन के थ्रू अटैक इजराइल करता ईरान के ऊपर, या फिर बैलिस्टिक मिसाइल का यूज करता, जैसा कि ईरान ने किया था इजराइल के ऊपर। लेकिन उस तरह का नहीं, सीधा इजराइल गया और ईरान की एयर स्पेस में गया, और जाने के बाद वहां पर मारा और मारकर वापस आया। अब देखना ये होगा कि ईरान भी क्या इतनी हिम्मत जुटा पाएगा कि ईरान के एयरक्राफ्ट जाएं और जाकर वो इजराइल के ऊपर बम गिरा कर आए या वहां पर अटैक कर कर आए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होने वाला नहीं है। एक तो बात इसमें ये थी। दूसरा क्या था कि इंटरेस्टिंग बात ये था, जब आपने देखी होगी, पंकज जी ने भी इसको महसूस किया होगा, कि जो वो प्लान इनका पहले लीक हुआ था इजराइल का, जो 14-15 अक्टूबर को हमारे सामने आया, उसमें यही तो प्लान था इन लोगों इजराइल का कि हम एयरक्राफ्ट के थ्रू जाएंगे, बम गिराएंगे। सेम वही रिपीट कर दिया। तो इसमें मैं मान रहा हूँ कि इजराइल ने तो भाई, जहां तक उनको आपने पूरा प्लान बनाया था और प्लान आपका लीक हो चुका है, तो मेरे ख्याल से ईरान पहले से प्रिपेयर होगा कि भाई ऐसे अटैक हो सकता है। उसके लिए हमने पूरा एयर डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के लीक ना कराया गया हो ताकि ईरान प्रिपेयर हो जाए। क्योंकि बात क्या है कि देखिए, अभी की स्थिति ये है कि ना तो ईरान चाहता है कि ये एकदम फुल वॉर में तब्दील हो जाए, और ना ही इजराइल चाहता है कि फुल वॉर में तब्दील हो जाए। हालांकि मैं आपको बताऊं, इंटरेस्टिंग बात यह है कि रशिया, चाइना भी नहीं चाहते कि फुल वॉर में ये क्या हो, चेंज हो, लेकिन वो ये जरूर चाहते हैं कि ये टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट जरूर चलता रहे। रीजन क्या है? देखिए, ईरान अपने बहुत सारे ड्रोन जो है अभी रशिया को दे रहा है अगेंस्ट यूक्रेन यूज करने के लिए। और अगर इस समय आपका ईरान और इजराइल के बीच में वॉर शुरू होता है तो ये रशिया को दिक्कत होगी। लेकिन रशिया, चाइना जरूर चाहते हैं कि ये मामला उलझा रहे। देखिए, जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते हैं तो उसके जब आप बड़े कैनवास पर देखेंगे तो आपको फिर दिखाई देता है कि कौन कौन देश क्या क्या टैक्टिक्स यूज कर रहा है। मैं स्ट्रेटजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टैक्टिक्स की बात कर रहा हूँ। टैक्टिक्स क्या होती है? वो पर डे चेंज होती है, एवरी डे चेंज होती है, हर सेकंड, मिनट, घंटों में चेंज होती है कि कैसे किसको क्या क्या डिफीट किया जाए। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इजराइल का एक सोचा समझा प्लान था। अब यहाँ पर ईरान का कहना क्या है कि जैसा अटैक किया है इजराइल ने, हम भी वैसा ही अटैक करेंगे और वैसा ही नुकसान पहुंचाएंगे। यानी कि तुम IDF के 2 सैनिकों को मारने की बात कर रहे हो, बस आप ये बात बोल रहे हो कि हम ये करेंगे। दूसरा, जो उनका मिसाइल सिस्टम है इजराइल का, उसको तुम डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करोगे, उसको अटैक करने का प्रयास करोगे। ये बात अभी हो रही है। लेकिन एक 2-3 इंटरेस्टिंग बात इसमें और देखिए कि ईरान जो है, ईरान की जो आपने कहा कि भाई सेना की हम बात करें, खमेनी साहब की हम बात करें, ये बात निश्चित है कि इस समय ईरान हो या ईरान के जो आप प्रॉक्सीज हैं, वो सब आपके बैकफुट्स पर हैं। और इजराइल के लिए क्या है कि इजराइल के लिए सबसे पहले अपने बॉर्डर को सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। आप देखिए कि उसने हमस को तो कंट्रोल किया, लेकिन हमस के कंट्रोल करने के बाद भी आप देखें, अभी भी हमस के लड़ाके कहीं से भी छिपछिपाकर कुछ ना कुछ अटैक कर रहे हैं। फुल्ली सैनिटाइज जो है वो भी गाजा स्ट्रिप नहीं हुआ है।
और हिजबुल्लाह की ओर से भी आप देखें तो अभी भी उस प्रकार, ठीक है आपने टॉप लीडरशिप को मार दिया है, लेकिन जमीन पर आपने अभी सदर्न लेबनान के ऊपर कंट्रोल नहीं किया है। और अभी जो पंकज जी बात कर रहे थे कि जो सुन्नी और सिया का जो विवाद है, देखिए इस विवाद को समझिएगा। कभी भी देखिए एक तो बात निश्चित है, जो पंकज जी ने बिल्कुल सही बात कहा कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता, राजनीति धर्म को यूज करती है, वो यूज करने का प्रयास होता है, चाहे वो सिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट हो या जियो सिया कॉन्फ्लिक्ट हो। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि चीन चाहता था कि ब्रिक्स के माध्यम से सऊदी, यूएई, ईरान ये सब नजदीक आए। और आपको पता होगा कि जो ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ उसमें 10 मेंबर आपके हो जाते, उसमें सऊदी भी था, लेकिन सऊदी गया नहीं। यूएई गया, ईरान गया, लेकिन सऊदी नहीं गया। उधर आप देखिए अमेरिका प्रयास कर रहा है अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू कि ज्यूस और सुन्नी की क्या हो जाए, दोस्ती हो जाए। आप देखिए कि जो आपका अब्राहम अकॉर्ड था यूएई के साथ हुआ, बहरीन के साथ हुआ, और भी मोरक्को है, मतलब कई कंट्रीज और भी हैं जो उस पर साइन करने वाले थे। सऊदी के ऊपर भी दबाव था कि साइन करे। इधर सऊदी यूएई जो है वो लगातार अपने आप को मॉडरेट कर रहे हैं, और मॉडरेट के साथ साथ वैसे तो मॉडरेट कर रहे हैं, इकोनॉमी में मॉडरेट कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मोनार्क रहे, मोनार्क जरूर रहे, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पर ना आए। अब ऐसे में जब कोई मोनार्क रखना चाहता है तो उसकी डिपेंडेंसी और देश के ऊपर हो जाती है, और वो हो जाती है। इनको डर क्या लगता है सऊदी को कि सऊदी बहुत पैसे वाला होने के बाद भी उसकी मिलिट्री पावर कुछ भी नहीं है। अगर हम ईरान और सऊदी की मिलिट्री पावर की अगर तुलना करें तो सऊदी कहीं भी नहीं टिकता है। सऊदी को हमेशा क्या डर लगता है कि अगर मैंने अपनी मिलिट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग किया तो हो सकता है मेरे यहाँ भी कूप हो जाए, क्योंकि इस्लामिक नेशंस का इतिहास रहा है कि आप इन सारे का सबको देखोगे तो इनके इतिहास में कूप किया। पाकिस्तान में कई बार सेना ने कूप किया, रीजन क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल अथॉरिटी ने क्या किया, सेना को जरूरत से ज्यादा ताकत दे दी। भारत में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उनको बहुत ज्यादा ताकत दे, वहां पर कूप होता है। और आज भी आप देखें उनकी आर्मी का प्रभाव पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में है। पाकिस्तान की आर्मी ही तय करती है कि शरीफ बैठेंगे या इमरान बैठेंगे। तो मैं जो ये बता रहा था आपको कि वो मॉडरेट तो करना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें जिस तरीके से आपने बताया कि गाजा पर भी सैनिटाइज नहीं किया गया, अभी तक पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाया इजराइल, और ना ही हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से खत्म कर पाया है। उधर ईरान से खुलकर वॉर कर नहीं पा रहा है, ईरान कर नहीं पा रहा है। पंकज जी, जिस तरीके से बात सामने आई थी 1 अक्टूबर को जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया, तो कहा तब भी यही जा रहा था उससे पहले कि ईरान ऐसा कुछ कर नहीं सकता है, खुलकर आएगा नहीं, लेकिन फिर भी ईरान ने पलटवार किया। उसको यह माना गया कि बूस्ट अप करने के लिए, क्योंकि जो हमास था वो कहीं ना कहीं डाउनग्रेड होता चला जा रहा था, डिस्करेज होता चला जा रहा था कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमारे सारे कमांडर्स को एक एक कर इजराइल जो है मार गिरा रहा है। तो उसको बूस्ट अप करने के लिए ईरान ने यह हमला किया। अगर अब इजराइल सामने से खुलकर ईरान से वॉर करने आता है, क्योंकि अभी यह कहा जा रहा है कि दोनों वॉर में नहीं आएंगे, लेकिन अगर इजराइल ही आ जाता है वॉर में, तब देखिए, मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि लड़ रहे हैं भले ही इजराइल और ईरान, लेकिन मिडिल ईस्ट में लड़ाई है अमेरिकन ब्लॉक वर्सेज वो चाइनीज ब्लॉक बोल सकते हैं, रशियन ब्लॉक की। और दोनों में से, बिल्कुल ठीक कहा निपुण साहब ने, कि दोनों में से कोई नहीं चाहता कि ये इतना ज्यादा बढ़ जाए कि दोनों को नुकसान करने लगे। ये इजराइल हो गए, ईरान हो गए, उस लड़ाई के सिर्फ प्यादे भर है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमास के द्वारा जानबूझकर मामला एक्सीलेट किया गया, क्योंकि जब तक वो तपिश बढ़ाएंगे नहीं तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था, एक डेडलॉक में पहुंच गया था। अब्राहम अकॉर्ड की बात इन्होंने की, वो अमेरिका का प्रयास ये था कि इजराइल सुन्नी देशों के करीब आ जाए, खास करके यूएई और सऊदी के करीब आ जाए तो हमारा फुटहोल्ड बढ़े। जो हमास का जो अटैक था, वो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चाइना और रशिया और ईरान, ये तीनों का ये प्लान था कि उस अब्राहम अकॉर्ड के खिलाफ, चूंकि झगड़ा जब यहूदियों के साथ झगड़ा होगा तो सारे मुसलमान एक हैं, तो अब्राहम अकॉर्ड ट्रैक से उतर जाएगा मुसलमान के नाम पे, फिर हमारा फुटहोल्ड बढ़ेगा। ये सारी लड़ाइयां जो मिडिल ईस्ट पर अपना फुटहोल्ड बढ़ाने की है कि किसका ज्यादा पकड़ होता है, और ये सारा कुछ उसी के चलते किया जा रहा है। अभी देखिए, आपने देखा होगा कि जैसे ही इजराइल ने थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया, तुरंत ब्रिक्स में ईरान के प्रधानमंत्री को बुला लिया गया, सिर्फ यह दिखाने के लिए इसके साथ हम हैं, इसके पीछे हम हैं। तो जब चाइना उसके पीछे है, रशिया उसके पीछे है, और ब्रिक्स नेशन अगर भगवान ने करे उसके पीछे हैं, तो फिर अमेरिका भी थोड़ा ठिठकेगा।
थोड़ा सहमेगा कि बस एक लिमिट से ज्यादा नहीं। टेंशन रहेंगे, क्योंकि जो बॉर्डर लाइन पे दो शक्तिशाली ब्लॉक आपस में एक दूसरे को पुश करने के लिए तैयार बैठे हो, वहां तो थोड़ा बहुत धक्का-मुक्की होगी। लेकिन अल्टीमेट लक्ष्य यही है कि इकोनॉमिक मकसद है ना, आर्थिक मकसद है। वो कोई सिल्क रूट रिवाइव करना चाहता है, कोई भारत के साथ अपना ट्रेड रूट रिवाइव करना चाहता है, कोई सीपीईसी कर रहा है, कोई ग्वादर कर रहा है पोर्ट, कोई चाबहार पोर्ट की बात कर रहा है। ये सारा वही है, लेकिन इसका क्या होता है, हमें लड़ाई के रूप में दिख रहा है ये सब कुछ। लेकिन अमेरिका जिस तरीके से अभी जी इजराइल के साथ समस्या यह है कि आपको लग रहा हो कि इजराइल एग्रेसर है, लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल अपने आप को बचा रहा है। और निपुण साहब ने ठीक कहा, वो अपना बॉर्डर सैनिटाइज, वो अपनी जान बचा रहा है, और जान बचाने के लिए उसको करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर कब तक ये हो पाएगा, क्योंकि इजराइल कब तक ऐसे लड़ पाएगा। हालांकि वो अपने आप को सुरक्षित रखने की बात जरूर करता है, ये भी कहता है कि हम मिडिल ईस्ट में कहीं भी जाकर ऑपरेशंस कर सकते हैं अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए। सवाल ये है कि आखिर कब तक, क्योंकि अगर आप ईरान से सीधे लड़ते हैं या फिर ईरान से कभी कभी ऐसी अनबन हो जाती है, हमास आपको एक तरफ घेरे हुए है, हिजबुल्लाह है, उधर से हूती जो विद्रोही हैं वो घेरे हुए हैं, ये कब तक चलता रहेगा? ये तो बहुत लंबा हो गया। फिर इजराइल के पास कभी ना कभी तक के संसाधन होंगे। नहीं, एक स्टेप आगे बढ़ा इजराइल। अब तक इजराइल की मजबूरी थी कि वो लड़ रहा था ईरान के प्रॉक्सीज से। इजराइल ने कहा कि एक स्टेप आगे बढ़ते, सीधे जहां से आ रहा है उसी से क्यों नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि समझौता क्योंकि वहां पीस के चांसेस ज्यादा हैं। ये हमास, हूती, हिजबुल्लाह, ये सब तो ईरान के ही प्रॉक्सीज है ना। तो वो देख रहे हैं प्रॉक्सी से लड़ते लड़ते हम पागल हुए बैठे हैं, सीधे पहले उनके मास्टर्स के पास जाके स्ट्राइक करो, तब बातचीत भी होगी तो वहां पे होगा। ये प्रॉक्सीज तो अपने आप शांत हो जाएंगे। ये रणनीति है वहां पे। लेकिन अब जो प्रॉक्सी शांत होने की बात होती है, सीज फायर होने की बात जरूर होती है, लेकिन लग तो नहीं रहा, क्योंकि हिजबुल्लाह किस लिए बना या फिर हमास किस लिए लड़ रहा है ये भी सबको पता है। बिल्कुल, इतना आसान है भी नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ईरान को अगर किस तरह न्यूट्रलाइज कर दिया इजराइल ने, तो एक शांति आने की उम्मीद है इजराइल को। क्योंकि हम हिजबुल्लाह को कितना भी नुकसान पहुंचा दे, या हमास को कितना भी पूरे गाजा को समतल मैदान बना दे, या कुछ भी कर ले, जब तक ईरान है ये फिर से खड़ा करेगा। तो ईरान को इस तरह से मजबूर किया जा सके कि तुम आओ टेबल पे और तुम चिरस्थायी शांति की बात करो। यहां इसलिए मैंने कहा कि एक कदम आगे बढ़ाया। अब तक वो प्रॉक्सी से लड़ रहे थे। अगर ईरान इजराइल इस हद तक एक टेंशन थोड़ा सा बढ़ाते हैं कि दोनों एक साथ बैठ जाए और इस तरह की कोई बात गुंजाइश बन सके कि भाई प्रॉक्सीज खत्म करके हम कुछ कर सकते हैं, इस उम्मीद में इजराइल लड़ रहा है। निपुण जी, जिस तरीके से पंकज जी भी बता रहे हैं कि इन दोनों को तो सिर्फ प्यादा बनाया हुआ है, लड़ाई कहीं और से चल रही है। जिस तरीके से अमेरिका भी है, उसने अभी थार्ड सिस्टम इजराइल को दिया, 100 सैनिक उसको चलाने के लिए दिए कि आप अपने आप को डिफेंड करिए, अपने नागरिकों को डिफेंड करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। और बार बार जो बाइडेन इस बात को कहते हुए नजर आते हैं। चाहे वो सिंवार के मारे जाने के बाद जो बाइडेन ये कहते हो कि आज बहुत बड़ा दिन है, आज सबसे अच्छा दिन है, इस बात को वो कहते हुए नजर आते हैं। अगर जिस तरीके से रशिया ने ईरान की मदद की, या फिर रशिया चाइना खुलकर सामने आ जाते हैं अमेरिका के, तो अमेरिका क्या कर पाएगा? क्योंकि आप सबको पता है कि ईरान के पीछे कौन है और इजराइल के पीछे कौन है। देखिए, अभी जो वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं चेतन जी, इन कॉन्फ्लिक्ट की सबसे बड़ी वजह क्या है कि वर्ल्ड का एक ऑर्डर चेंज करने का प्रयास चल रहा है। अभी क्या जो ऑर्डर हम देखते हैं वर्ल्ड में, चाहे वो यूएन की बात करें, ये जितने भी आप इंस्टीट्यूशंस की आप बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, जितने भी आप इंस्टीट्यूशन देखते हैं, ये सब अमेरिका लेड आपके इंस्टीट्यूशन हैं। और यहाँ पर चाहते हैं चीन और रशिया कि हम उसके अगेंस्ट आपके क्या करें, खड़ा करें। भाई देखा जाए तो पूरे अमेरिका जो लेड इकोनॉमी की बात करें, या पूरे वर्ल्ड में जो हेजेमोनिक स्टेटस बनाया हुआ अमेरिका ने, उसको चैलेंज किया तो पुतिन और चाइना ने किया, इन दोनों ने मिलकर ही किया। और अभी आप देखें जो ब्रिक्स का जो एक्सपेंशन किया जा रहा है, उसमें आप देखिए 40 देशों ने अपने नाम डाले हैं कि हम भी चाहते हैं इसका पार्ट बने, हिस्सा बने। तो ये आप समझ रहे हैं कि अभी भी अगर हम बात करते हैं, जो 9 कंट्रीज के अंदर हो चुके हैं, जो वर्ल्ड की GDP का 1/3 के करीब आपके बैठते हैं, वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 45% वो बैठता है। और ब्रिक्स जिस प्रकार से ब्रिक्स करेंसी की बात कर रहा है, यानी कि डॉलर की जो एक कहता है ना डोमिनेंस जो है, उसको तोड़कर ब्रिक करेंसी की बात कर रहा है। ये सब चीज़ क्या दिखा रहा है
कि ब्रिक्स को एक बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, और उन्होंने कहीं ना कहीं ये प्रयास करे कि हम में एक विश्वास है, और पुतिन सामने दिखाने का प्रयास किया ब्रिक्स समिट के माध्यम से कि देखो आज भी दुनिया जो मुझे विश्वास करती है, इतने बड़े लीडर यहाँ पर आए और सबने चाहा कि हम पार्ट बन जाएं। तो आप इसको बड़े कैनवास पे लीजिए। अब यहाँ जो वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया पे आपका ऑयल का सेंटर है, लेकिन ऑयल आज से 10 से 15-20 साल के अंदर पुराने ज़माने की बात हो जाएगा। फिर ऑयल कोई बड़ा प्रभावशाली नहीं रहेगा दुनिया के लिए। यूरोप ने तेल खरीदना इस वेस्ट, जो पूरा आपका एशिया है, इससे कम कर दिया है। अमेरिका ने कम कर दिया है। अभी इनके जो सबसे बड़े खरीदार हैं वो भारत है या आपका चाइना है। अब देखिए, जो अभी परसों जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात बोल रहे थे कि जो आईमैक जैसा प्रोजेक्ट, जो आईमैक प्रोजेक्ट अमेरिका ने शुरुआत करने का प्रयास किया था, देखिए आप एक बड़ा इसको एक स्ट्रेटजिकल लोकेशन, सब चीज़ को आप समझिएगा इस बात को, कि जब आईमैक शुरू होगा तो आईमैक ओमान से एंट्री कर रहा है, और ओमान से एंट्री करके वो इजराइल के हाइफा तक जा रहा है। और इजराइल का हाइफा कहाँ पर है? हाइफा देखिए लोकेशन उसकी मेडिटेरेनियन सी में है। और इजराइल की जो लोकेशन है ना, इजराइल की लोकेशन है यूरोप, एशिया और अफ्रीका, तीनों को लिंक करने वाला मेडिटेरेनियन सी में बैठा हुआ एक देश, उसकी लोकेशन ही, और जो सुएज कनाल के बराबर में है। सुएज कनाल अब हो चुकी है पुरानी, वहाँ पर अब जहाज फंस जाते हैं। उसका एक ऑप्शन देखा जा रहा है, ऑप्शन ये देखा जा रहा है कि इजराइल से होते हुए, गाजा स्ट्रिप से होते हुए सीधा रेड सी में आए, इसका मेडिटेरेनियन सी से। तो आप समझ रहे हैं, ये जो पूरा का पूरा ऑर्डर, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन और ट्रेड रूट, उसको बनाने का प्रयास, अमेरिका की कोशिश ये थी कि भारत, ओमान, इजराइल और यूरोप ये आपस में लिंक कर दिए जाएं। इससे ये होगा कि ईरान का इंपोर्टेंस कुछ नहीं रह जाएगा। ईरान जो बॉस बनता है इस एरिया का, वो इस बेस पर बनता है क्योंकि होमोज स्टेट पर उसका कंट्रोल बहुत इजीली हो जाता है। और दूसरा, मैं बस लास्ट एक बात बता के पूरा करूं, और यमन में जब हुतीस बैठे हैं तो वो क्या कर देते हैं कि जो रेड सी से होने वाला जो रूट्स है उसको वो कंट्रोल कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आप देखिएगा, अभी जो ये सुन्नी देशों का, जैसे हम बात करें कतर की, हम बात करें या आपका यूएई की बात करें, इन सब ने इजराइल के हमले की निंदा की है। ये खुल के ईरान के साथ में आने वाले नहीं है, दैट इज डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि 11 अक्टूबर को ईरान ने धमकी दी थी इन देशों को कि देखो, अगर इजराइल ने हम पे अटैक किया तो इजराइल को तो हम जवाब बाद में देंगे, पहले हम तुमको मारेंगे। और जैसे ही सऊदी ये बात सुनता है तो सऊदी को याद आता है कि हुतीस कैसे मेरे अरामको, उनके अरामको सबसे बड़ी कंपनी है सऊदी की, उस पर जो हमले उन्होंने किए थे, दोबारा हमले होंगे, हमारे टैंकर्स पर अटैक होंगे, तो हमारी जो रही सही इकोनॉमी है वो भी क्या हो जाएगी, डाउनफॉल चली जाएगी, ट्रेड नहीं हो पाएगा। इससे सीधा नुकसान भारत को भी है, और सबसे देखिए चीन को ज़्यादा नुकसान नहीं। चीन तो ईरान से भी तेल ले रहा है, रशिया से भी ले रहा है। हम रशिया से ले रहे हैं, बाकी हम सऊदी यूएई से ले रहे हैं। तो ये जो इन्होंने शो ऑफ किया है कि हम निंदा करते हैं, वो केवल एक शो ऑफ है। इंटरनली बिल्कुल साथ जाने वाले नहीं, इसके बहुत सारे रीजन, इकोनॉमिकल रीजन है, स्ट्रेटेजिकल, यानी कि ईरान इस वक्त हालांकि अकेले ही मोर्चे पर खड़ा हुआ है, चाहे उसके सुप्रीम लीडर बार बार इस बात को कहते हों कि सभी मुस्लिम देश एक साथ आएं, एकजुट हों इजराइल के खिलाफ, लेकिन फिर भी अब बात यह है कि इजराइल जो है वो हमेशा से सिर्फ अपने नागरिकों की सुरक्षा और खुद के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। पंकज जी कुछ कहना चाहते हैं? जी नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी आपने कहा ना कि सारे मुस्लिम देश एक आ जाए, एक साथ आ जाए, ये बहुत फेल्ड प्रोजेक्ट है। ये होने वाला नहीं है, होगा भी नहीं। इंटरेस्ट नहीं मैच करते ना। सिर्फ एक इस्लाम हो जाने से, कि एक इस्लामिक देश हो जाने से साथ आ जाएंगे, आके करेंगे क्या? बिल्कुल, क्योंकि कुछ फायदा नहीं है एक दूसरे को। हर कोई, देखिए इस दुनिया में हर कोई अपना इंटरेस्ट देख रहा है। बिल्कुल, बहुत कोशिश की पाकिस्तान ने कि सऊदी अरब इस्लामिक देश के नाम पे ये कर ले वो कर ले, पर साथ नहीं दिया। आज टर्की इस बात को रियलाइज कर रहा है कि हमने जो कश्मीर पे जो स्टैंड लिया था वो बेवकूफी भरा स्टैंड था, वो अपने आप रिवर्स कर रहा है अपने उस स्टैंड से। तो ये तो एक फेल्ड प्रोजेक्ट है कि इस्लामी देश साथ आ जाए। देखिए हर कोई, बिल्कुल निपुण साहब ने सही बताया कि अपने बिजनेस इंटरेस्ट, अपने फ्यूचर इंटरेस्ट को देख के इसमें एक पार्ट निभा रहा है, एक भूमिका अपना रोल प्ले कर रहा है। भारत भी कोशिश कर रहा है कि डाइवर्सिफाई करे अपने जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसको, कि कहां से क्या लेना है। रशिया का एक रास्ता खुला है, कुछ और तलाश कर रहा है। कि एक लाइन में तो बोल दिया एस जयशंकर साहब ने, हमें जहां से सस्ता मिलेगा, जहां हमारा फायदा हो, हम करेंगे, हमें किसी की परवाह नहीं कोई। और सारे देश यही कहते हैं, यही तो मल्टीपोलर वर्ल्ड है ना, कि बहुत सारे गुच्छे बने हुए हैं देशों के, जहां जिससे जिसका फायदा है वो कर लो। और यही भारत की रणनीति है।
बिल्कुल। हमें हो सकता है किसी चीज में ब्राजील से कुछ मंगाने में फायदा, हम उसके साथ जाएंगे। रोता रहे रशिया चाइना कुछ भी, हमें अगर चाइना से किसी चीज में फायदा वो कर लेंगे, अगर और हमें यही रशिया यही से हमारी वो कर कूटनीति की लेंगे। ताकत है, यही हमारी यही- कूटनीति की यही ताकत है है भी। कि आज मैंने तो चीन, पहले लाइन में बोला कि हम किसी के नहीं, हम सबके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारी कूटनीति की ताकत है कि आज चीन से हमारा जो विवाद है वो कुछ हद तक जरूर सुलझा हो पूर्वी लद्दाख में, लेकिन उसके बावजूद भी जर्मनी से जो हमने अभी मुलाकात की है, और जर्मनी ने कहीं ना कहीं एक तरीके से ही कह सकते हैं कि संकेत दिए हैं कि वो चाइना से एक बड़ा निवेश निकालकर भारत में कहीं ना कहीं करना चाहता है, एक अच्छा दोस्त जो है, और ज्यादा रिश्ते जो 7 दशकों के रिश्ते हैं वो और ज्यादा प्रगाढ़ हों। तो यही हमारी कूटनीति की ताकत है। और इस जंग के बीच भी जो भारत ने कहीं ना कहीं स्टैंड दिया है, चाहे वो इजराइल ईरान का जो युद्ध हो, उनके प्रॉक्सीज के साथ युद्ध हो, या फिर रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो, हमने यही कहा है कि शांति हमेशा हर जगह बनी रहनी चाहिए, और अगर हमारी कहीं भी शांति के लिए जरूरत हो तो हम जरूर उसके लिए खड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, साथी निपुण जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये तमाम इस मुद्दे पर बताने के लिए, जानकारी देने के लिए, समझाने के लिए बारीकी से कि आखिर इस पूरे मुद्दे पर अब फिलहाल क्या चल रहा है, आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है, और कौन इस जंग के पीछे एक कहीं ना कहीं छिपा हुआ बैठा हुआ है और इस पूरी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, ये भी बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं, और उम्मीद है कि ये भी जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए, ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।